हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग। चैप्टर नंबर 6 लर्निंग हम पढ़ रहे थे एंड हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज वर्बल लर्निंग। सो दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब वर्बल लर्निंग होती है, वर्बल लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है? जहां पर आप बोल बोल के चीजों को सीखते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल लर्निंग। अब जब वर्बल लर्निंग होती है तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो वर्बल लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। साथ ही साथ में हम जानेंगे बाउसफील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या है ये बाउसफील्ड एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो आप सभी रेडी हो। और इसी के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, साथ ही साथ में कंडीशनिंग के थ्रू किस तरह से लर्निंग होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी के साथ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, ये सारा सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्बल लर्निंग हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब जब हमने वर्बल लर्निंग पढ़ा था तो हमने क्या एक चीज डिस्कस करी थी कि वर्बल लर्निंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही होने वाली है। वर्बल लर्निंग जो होगी वो हमेशा सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही होगी, क्योंकि बोलने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के ही पास में है, एनिमल्स नहीं बोल सकते, है ना। तो इसीलिए वर्बल लर्निंग जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होगी। और वर्बल लर्निंग की कुछ मेथड्स को हमने डिस्कस किया। कौन कौन सी मेथड्स को हमने डिस्कस किया था? 3 मेथड्स को, पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, सीरियल लर्निंग और फ्री रिकॉल। ये तीनों मेथड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप सो अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट। बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस और नो, डाउट है या डाउट नहीं है, ठीक है। और जो भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बात करें डिटर्मिनेंट्स की। सो वर्बल लर्निंग हैज बीन सब्जेक्टेड टू द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। देखो, वर्बल लर्निंग को लेके साइकोलॉजिस्ट ने ढेर सारी इन्वेस्टिगेशंस की थी, ढेर सारी स्टडीज की थी, और उन स्टडीज से हमको पता चला कि वर्बल लर्निंग कैसे होती है। तो बहुत सारी मेथड्स को भी हमने इवॉल्व किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में स्टडीज करी। तो वर्बल लर्निंग जो है उसमें मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। These studies have indicated that the course of verbal learning is influenced by a number of factors। और जो भी हमने स्टडीज करी और उन स्टडीज के थ्रू हमने जितनी भी मेथड्स वगैरह की बात करी, तो हमने उसमें एक चीज ये समझी कि वर्बल लर्निंग में ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? So the most important determinants are the different features of the verbal material to be learned। तो सबसे पहली चीज तो जिस भी मटेरियल को हम लर्न कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हमको दिया गया है लर्न करने के लिए, वर्बल लर्निंग जिसके थ्रू हमको होगी, उस मटेरियल के फीचर्स कैसे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब फीचर्स में जैसे कि लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्नड, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, ये फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम वर्बल लर्निंग करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे आपको याद होगा जब हमने मेथड्स ऑफ लर्निंग, वर्बल लर्निंग को डिस्कस किया था, तब हमने उसमें एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जब भी आप वर्बल लर्निंग करोगे तो आपको कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए जाएंगे। जैसे हमने कुछ टेबल्स वगैरह पढ़ी थी जहाँ पर जो है स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था और नॉनसेंस सिलेबल्स थे, फैमिलियर वर्ड्स थे। तो इस तरह से आपको पूरी लिस्ट दी जाती है पढ़ने के लिए। सो उस लिस्ट को ही हम यहाँ पर मटेरियल बोल रहे हैं कि जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है लर्न करने के लिए, उस मटेरियल के फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न। अगर मैं आपको बहुत सारा मटेरियल दे दूं याद करने के लिए, बहुत सारा मटेरियल दे दूं और टाइम मैं आपको ज़्यादा ना दूं, तो भी आपकी लर्निंग पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर कम टाइम है और आपके पास में मैटर ज़्यादा है तो आप नहीं पढ़ सकते। मान लो आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये
ये चीज पता चलती है कि कल आपका टेस्ट है और टेस्ट में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो क्या आप आज के आज पूरे 10 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं, हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 3 डेज तो हमको चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड होती है मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। आपका जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें कितने ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, कितने ज्यादा मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये कि जैसे हमने पढ़ा हुआ था नॉनसेंस सिलेबल्स के बारे में, हमने फैमिलियर वर्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने अनफैमिलियर वर्ड्स के बारे में पढ़ा, तो जितना ज़्यादा आप मटेरियल को अच्छे से समझ पाओगे उतना जल्दी आपको लर्निंग होगी, और जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा मटेरियल को समझने में, उसके मीनिंग को समझने में, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको लर्निंग करने में। सो हेयर द मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड इन सेवरल वेज एंड द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर असेसिंग मीनिंगफुलनेस। अब एक मटेरियल मीनिंगफुल है या नहीं है, इसको हम कुछ इन फैक्टर्स के थ्रू पता कर सकते हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ एसोसिएशंस एलिसिटेड इन अ फिक्स्ड टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लिस्ट दी, उस लिस्ट के अंदर 100 वर्ड्स थे। कितने वर्ड्स थे? 100 वर्ड्स थे, और मैंने आपसे कहा कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स हैं, आपको इन 100 वर्ड्स को याद करके आना है। तो सबसे पहले तो लर्न करने के लिए आपको कंटेंट को भी तो समझना पड़ेगा। कंटेंट को आप समझोगे, उसके साथ में आप एसोसिएट कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप उसके साथ में एसोसिएट कर पाओगे, आप उतनी ही जल्दी लर्निंग कर पाओगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 100 वर्ड्स दे दिए, उसमें से आपको सिर्फ 10 ही समझ में आ रहे हैं, बाकी 90 आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लर्न करने में। तो मैटर मतलब जो कंटेंट आपको दिया गया है, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसके साथ में एसोसिएट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकेंडली, फैमिलियरिटी ऑफ द मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज। जो भी मटेरियल मैंने आपको दिया है, जैसे 100 वर्ड्स की मैं आपसे बात करूं, तो जो भी 100 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, आप उन वर्ड्स से कितना ज्यादा फैमिलियर हो और आपने उन वर्ड्स को कितना ज्यादा यूज किया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो वर्ड्स थे वो कुछ इस तरीके के थे, लाइक प्लेट, बोल, बुक, फूड और पेपर, केक, और साथ ही साथ में रोलर, पेन और कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स थे। तो ऐसे वर्ड्स के साथ में आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, ऐसे वर्ड्स को मतलब आपने पहले सुना हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज मतलब ऐसे वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हो। सो यहाँ पर क्या एक चीज है कि आप मटेरियल से जितना ज्यादा फैमिलियर रहोगे, आप उतनी जल्दी उसको लर्न कर पाओगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे वर्ड्स दे दूं जो आपने कभी सुने ही ना हो, तो आपको मटेरियल को समझने में, याद करने में, लर्न करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। थर्ड इज रिलेशंस अमंग द वर्ड्स इन द लिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, अगर मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स दिए, जैसे बुक, क्रुक और साथ ही या बुक, हुक, इस तरीके से मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, तो जनरली क्या होता है, जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं या जो भी वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो वर्ड्स हमको ज्यादा जल्दी याद हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, बिल्कुल अलग ही अलग वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन 100 वर्ड्स के अंदर मैंने आपको एक वर्ड एनिमल का दिया है, मतलब एक एनिमल नेम दे दिया, एक मैंने आपको फूड दे दिया, एक मैंने आपको फ्रूट का नाम दे दिया, एक मैंने आपको पर्सन का नाम दे दिया, एक मैंने आपको किसी फर्नीचर का नाम दे दिया, ऐसे करके मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं। तो आपको याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मान लो मैंने आपको ऐसे वर्ड्स दिए जिसमें से 20 वर्ड्स एनिमल्स के नेम थे, 20 वर्ड्स जो थे उसमें फ्रूट्स के नेम थे, 20 वर्ड्स में वेजिटेबल्स के नेम थे, 20 वर्ड्स में पर्सन्स के नेम थे और 20 वर्ड्स में फर्नीचर का नेम थे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप रिलेट कर पा रहे हो, आप वर्ड्स के साथ में रिलेट कर पा रहे हो, तो आप बहुत जल्दी उनको याद कर लोगे। लेकिन अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आपको टाइम लगेगा उसको याद करने में, लर्न करने में। सीक्वेंशियल डिपेंडेंस ऑफ ईच वर्ड ऑफ द लिस्ट ऑन द प्रीसीडिंग वर्ड्स। सीक्वेंस की बात यहाँ पर क्या हो रही है कि जैसे मान लो जो 100 वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी सीक्वेंस में दिए। जैसे मान लो मैंने आपसे ये 2020 की बात करी, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 20 एनिमल नेम्स का सीक्वेंस चल रहा है, या कहीं ना कहीं जैसे मैं आपसे कहूँगी राइमिंग वर्ड्स हैं, तो वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे कभी आप पोएम वगैरह देखते हो, पोएम में जनरली क्या होता है, कुछ राइमिंग वर्ड्स भी रहते हैं, तो वो हमको जल्दी याद हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पूरा चैप्टर आपको याद करना है, या आपको इस चैप्टर से
2 पेजेस को पूरी तरह से याद करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप उन वर्ड्स को याद कर पाओगे, है ना। और साथ ही साथ में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप उन वर्ड से कितने ज़्यादा फैमिलियर हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ में वो वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्वेंशियल डिपेंडेंस, कि एक वर्ड दूसरे वर्ड को अगर प्रीसीड कर रहा है तो भी वो मटेरियल बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। अगर ये चीज़ें उसके अंदर नहीं है, मटेरियल के अंदर, तो शायद हमको लर्निंग करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है लर्निंग उतनी प्रॉपरली ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स करने पड़े। क्या करने पड़े? ट्रायल्स करने पड़े। क्लियर है ऐसा समझ में? तो अब इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सी चार्ट, और वो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग। नोट कर रहे हो ना मेरे साथ में सारी चीजें? फटाक से नोटबुक पेन ले आओ और जल्दी जल्दी से सारा सब कुछ जो है क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्बल लर्निंग में? कि जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा मीनिंगफुल है। ओके, थोड़ा सेंटर में लिखती हूं मैं इसको, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल मीनिंगफुल है या नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या किया, इससे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना। चार्ट को हमको थोड़ा सा क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। जितनी इफेक्टिव चार्ट हम बनाएंगे उतना जल्दी और उतना अच्छे से हमको याद होगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या कही, लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट। और इसी के साथ में क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी छोटी लिस्ट होगी उतना कम टाइम लगने वाला है। सेकंड, क्या एक चीज इसके अंदर हमने डिस्कस करी, रिलेशंस, रिलेशंस अमंग द वर्ड्स। वर्ड्स जितना ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करेंगे उतना जल्दी लर्निंग जो है वो होने वाली है। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े, फैमिलियरिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, फैमिलियरिटी ऑफ terms, familiarity of terms या words and frequency of usage, frequency of usage। अब इन्हें चाहो तो देखो आप ऐसे 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, लाइक आप ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एसोसिएशंस एलिसिटेड इन फिक्स्ड टाइम्स, फैमिलियरिटी ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, रिलेशंस अमंग वर्ड्स, और चाहो तो अलग अलग, जैसे मैंने लिखा है कि लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, नंबर ऑफ एसोसिएशंस भी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट, टाइम, और आप कितना ज्यादा एसोसिएट कर पा रहे हो, है ना। नंबर ऑफ एसोसिएशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में क्या एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस और ये नंबर ऑफ एसोसिएशंस, ये सब कुछ हमने वर्बल लर्निंग का जब मीनिंग पढ़ा था तो उसके अंदर भी डिस्कस इसको किया था। क्लियर? आया समझ में? बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब फटाफट इस चार्ट को करो नोट डाउन, ठीक है, जल्दी से करो, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से चार्ट को कर लो नोट डाउन। वैसे तो स्क्रीनशॉट भी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसी के साथ में इसको ध्यान रखो कि जब भी अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग बताओ, तो ये एक चार्ट बनाओ, इसके बाद में एक्सप्लेन कर दो, सबसे अच्छा तरीका। और साथ साथ में क्या, बॉसफील्ड का एक्सपेरिमेंट जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये सारे जो है पॉइंट्स होते हैं जो एक मटेरियल कितना ज्यादा मीनिंगफुल है उस एक चीज को बताते हैं। नाउ list of nonsense syllables are available with different levels of association. The nonsense syllables should be selected from a list containing the same association level, and on the basis of research findings the following generalizations have been made. अब देखो यहाँ पर ये एक चीज कही गई है कि जैसे जब भी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो लिस्ट में नॉनसेंस सिलेबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं नॉनसेंस सिलेबल्स? बताओ, जो मैंने आपको बताया था वर्बल लर्निंग में, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि नॉनसेंस सिलेबल्स कौन से होते हैं। जिनके अंदर क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स के साथ साथ में कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉनसेंस सिलेबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, यू
एम। तो यहाँ पर ये जो यू है ये क्या है, ये वॉवल है, और एक्स और एम क्या है, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर आया समझ में? तो वो आपके नॉनसेंस सिलेबल्स होते हैं। तो अब जो हमारी लिस्ट बनती है उसमें नॉनसेंस सिलेबल्स भी होते हैं, और ये नॉनसेंस सिलेबल्स जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब अवेलेबल होते हैं। मतलब ये कि एक नॉनसेंस सिलेबल होगा तो एक फैमिलियर वर्ड होगा कि आप उस वर्ड से एसोसिएट कर पाओ। जैसे हमने पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग के अंदर पढ़ा हुआ था कि जब आप पेयरिंग करोगे तो एक तरफ आपके नॉनसेंस सिलेबस होंगे, एक तरफ आपके फैमिलियर वर्ड्स होंगे। ओके, तो आप जितना ज्यादा एसोसिएट उनके साथ में कर पाओगे उतनी जल्दी लर्निंग होने वाली है। Learning time increases with increase in length of the list, occurrence of words with low association values or lack of relations among the items in the list. अगर जैसे लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ में हम एसोसिएट नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो लिस्ट के अंदर कोई टर्म है डोम, तो डोम हम सभी ने सुना है। डोम जनरली क्या होता है, इस तरीके का टेम्पल्स वगैरह पे या जो है मॉस्क वगैरह पे इस तरीके का एक जो शेप होता है उसको हम डोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड जो है हमने सुना हुआ है तो ये हो गया फैमिलियर वर्ड। लेकिन जस्ट सपोज देयर इज अ वर्ड जो कुछ इस तरीके का है, क्या आपने कभी सुना है इस वर्ड को? नहीं सुना। आप बोलोगे ये तो कोई वर्ड है ही नहीं मैम, जस्ट अल्फाबेट्स को जो है हमने लिख दिया है। बट ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनफैमिलियर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब मान लो इस तरह के कोई वर्ड्स आ गए जिनसे आप एसोसिएट ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास में उन वर्ड्स से आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, या लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसे आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर, फूड, बुक, हुक, कुक, और उसके बाद में कुछ इस तरीके का वर्ड आ जाता है। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स हैं जिनके साथ में हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं और जिनके साथ में हमारा कोई एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है और जिनके साथ में बहुत मतलब जो टर्म्स भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे में हमको लिस्ट को याद करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्लियर है? तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग में, ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको इतना ज्यादा बल्कि नहीं दे देना है कि याद ही ना कर पाए इंसान। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है या आपके एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो आपको उतना ही सिलेबस दिया जाता है जितना आप उस टाइम लिमिट के अंदर पढ़ सकते हो। मान लो आपका, मैं बोलूं कि मैं 2 दिन बाद आपका टेस्ट लूंगी, मैं टेस्ट में आपसे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूछूंगी, तो ये मैंने आपको बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस दिया है और उस लिमिटेड सिलेबस को आप 2 दिन में बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो, साथ में अपने दूसरे काम को भी कर सकते हो। तो आपके अंदर लर्निंग जल्दी हो जाएगी। हो सकता है आप एक ही दिन में दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो और एक दिन का टाइम आपके पास में बच भी जाए, है ना? तो इस केस में लर्निंग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मान लो मैं आपसे बोलूं कि 2 दिन बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी, टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, और उसमें अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जितना, वो सब आने वाला है। यानी मैंने अभी तक आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ये चैप्टर नंबर 6 को भी इंक्लूड करके ये सब मैं आपसे पूछूंगी। तो आप बोलोगे अरे इतना सारा होने वाला है टेस्ट के अंदर, हम कैसे पढ़ेंगे? क्लियर है? और जैसे मान लो आपने तो सारे चैप्टर्स पढ़ रखे थे तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने अभी तक नहीं पढ़ा था उसके बारे में, या थोड़ा बहुत जस्ट जनरल सुना था लेकिन अभी तक अच्छे से पढ़ने नहीं बैठा था, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो इसीलिए मतलब वर्बल लर्निंग करने में, तो वर्बल लर्निंग जो है उसमें भी ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? Now, the more time it takes to learn the list, stronger will be the learning. But इसमें एक चीज ये कही जाती है कि जितना ज्यादा टाइम हमको लिस्ट को याद करने में लगता है उतनी ही स्ट्रांग लर्निंग होती है। ठीक है, एक चीज मैंने आपसे क्या कहा कि जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ये एक चीज है कि जितना मटेरियल उतना ज्यादा टाइम। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे क्या बोल रही हूं कि जितना ज्यादा टाइम तक लर्निंग होगी उतनी ज्यादा अच्छे से, उतनी स्ट्रांग लर्निंग जो है वो होने वाली है। तो जैसे मान लो मैंने आपसे अभी क्या चीज कही, देखो ये तो हमको ध्यान में रखना ही है इन फैक्टर्स को कि ये चीजें अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे में है तो लर्निंग बहुत अच्छे से होने वाली है। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज कही कि मैं आपसे बोल रही हूँ सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको याद करने हैं और मैं आपको अच्छा खासा टाइम दे रही हूँ याद करने के लिए, तो यानी मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया है लर्निंग के लिए। जितना ज्यादा टाइम मैं आपको दे रही हूँ उतनी स्ट्रांग लर्निंग आपके अंदर होगी। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि 2 दिन में मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स का ही टेस्ट लूंगी 2 दिन बाद आपसे, तो आपके पास में पूरे 2 दिन है, आप एक बार में चैप्टर को अच्छे से समझ भी सकते हो, सारे लेक्चर्स को भी देख सकते हो, सारा सब कुछ पढ़ भी सकते हो, आप 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो अब आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 और 2 आपके बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब आपको लर्न हो जाएंगे।
क्लियर, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। हाँ, तो इसी तरीके से वर्बल लर्निंग में भी होता है कि जितना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा लर्न करने के लिए, आप उतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग करोगे। In this respect, psychologists have found that the total time principle operates। और इसी से रिलेटेड एक total time principle का concept psychologist ने दिया है। What is this total time principle? This principle states that a fixed amount of time is necessary to learn fixed amount of material, regardless of the number of trials into which the time is divided। तो यही एक चीज जो अभी मैं आपको explain कर रही थी कि जैसे मान लो for example, यहाँ पर समझो, जस्ट सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास में 2 days का टाइम है। आफ्टर 2 days आई विल टेक योर टेस्ट एंड टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन 2 chapters। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में टाइम ज्यादा है, यहाँ पर आपके पास में टाइम ज्यादा है और कंटेंट आपके पास में बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कंटेंट आपके पास में कैसा है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। जस्ट सपोज सेकंड केस लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि 2 दिन बाद आपका टेस्ट होगा और जस्ट सपोज मैं आपसे 6 चैप्टर्स तक मैंने आपको जितना भी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाया है वो सारा कुछ मैं आपसे पूछने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा कि इतना सारा आपको 2 दिन के अंदर याद करना है। अब आपके पास में टाइम कम है और कंटेंट आपके पास में बहुत सारा है। क्लियर है, तो ये एक सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब टोटल टाइम प्रिंसिपल क्या है, टोटल टाइम प्रिंसिपल यही बोलता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल। जब हमारे पास में एक फिक्स मटेरियल होता है, उस फिक्स मटेरियल को पढ़ने के लिए अगर हमारे पास में एक अप्रोप्रिएट टाइम हमको दिया गया है तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर फिक्स टाइम क्या है, फिक्स टाइम है 2 दिन और फिक्स मटेरियल क्या है, 2 चैप्टर्स। क्लियर, मैंने आपसे कंक्रीट बोला कि 2 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया वो पूरे 2 चैप्टर्स मैं आपसे पूछूंगी। इसमें मैंने आपसे क्या कहा, 6 चैप्टर तक जितना पढ़ाया उसमें से कुछ भी बीच में से पूछ सकती हूँ और रिलेटेड भी सारी चीजों को जो है मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो आपके पास में टाइम भी कम है और कंटेंट आपके साथ में इतना ज्यादा है। क्लियर, तो यहां पर लर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो जब हमारे पास में फिक्स टाइम है, जब हमारे पास में फिक्स टाइम है प्लस हमारे पास में फिक्स मटेरियल है, क्लियर है कि इतना मटेरियल मुझे इतने ही टाइम में पढ़ना है, सो दैट इज नोन एज द टोटल टाइम प्रिंसिपल। और इसमें ट्रायल्स नहीं होंगे, इसमें क्या एक चीज नहीं होगी, इसमें ट्रायल्स नहीं होगी, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू व्हिच टाइम इज डिवाइडेड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो मैंने आपसे बोला मैं आपके 2 चैप्टर का टेस्ट लूंगी, तो मैंने 2 दिन बाद आपका टेस्ट लिया तो आप एक ही चैप्टर अच्छे से परफॉर्म कर पाए, दूसरे में आप सब फेल हो गए, तो फिर मैंने बोला चलो अब मैं ना 1 दिन बाद वापस से लूंगी, तो फिर आपने जो है अच्छे से दिया, फिर आप अच्छे से कर पाए और थर्ड टाइम में आप अपना बेस्ट दे पाए। तो ये ट्रायल्स हमको नहीं करने हैं, हमको यहां पर क्या करने हैं, नो ट्रायल्स या मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, इवन मिनिमम क्या, नो नंबर ऑफ ट्रायल्स ही आप मान के चलो। जहां पर ये चीज होगी दैट इज नोन एज योर टोटल टाइम प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं, टोटल टाइम प्रिंसिपल। क्लियर है, यह है समझ में कि टोटल टाइम प्रिंसिपल क्या है, कंसेप्ट होता है। नाउ if the more time it takes to learn, the stronger becomes the learning. If participants are not restricted to the serial learning method and are allowed to give free recall, verbal learning becomes organizational। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि जितना टाइम आपके पास में होगा उतनी स्ट्रांग आपकी लर्निंग होगी। इसमें एक टीटीपी का मतलब जो है कंसेप्ट है, टीटीपी इज योर टोटल टाइम प्रिंसिपल, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम नेसेसरी होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिए और इसमें किसी भी तरह के ट्रायल्स नहीं होंगे। क्लियर, अब ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरी चीज में ये कहा जा रहा है कि अगर हम सीरियल लर्निंग को फोकस ना करते हुए अगर हम फ्री रिकॉल के ऊपर ध्यान देते हैं या फ्री रिकॉल के ऊपर स्ट्रेस करते हैं तो वर्बल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल वे में होती है। क्लियर, क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर समझो कि अगर सीरियल लर्निंग को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं या सीरियल लर्निंग अलाउ ना करके हम बोलते हैं कि आप फ्री रिकॉल कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फ्री रिकॉल कर सकते हो, तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है। नाउ व्हाट इज सीरियल लर्निंग एंड व्हाट इज फ्री रिकॉल, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट कि फ्री रिकॉल क्या होता है और सीरियल लर्निंग क्या होती है। तो जैसा कि
हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। जस्ट सपोज देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम प्रेजेंटेड टू यू, ठीक है, आपके पास में एक लिस्ट ऑफ आइटम आपको दिए जाते हैं। इट्स लाइक बुक, कुक, पैन, वैन, सिस्टम, कार, मोबाइल, फूड। कितने आइटम्स हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2-4 और लिख लेते हैं। जस्ट सपोज डॉग, कैट, जस्ट सपोज, ठीक है, कि आपको ये लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए जाते हैं। अब आपको बोला कि इसको आपको पूरा याद करना है, आपके पास में टाइम है, जस्ट सपोज आपके पास में हाफ एन आवर है, आपको हाफ एन आवर में ये 10 आइटम्स को याद करना है, ठीक है। अब सीरियल लर्निंग में क्या एक चीज होती है कि जब आपने ये पूरे आइटम्स याद कर लिए तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या था, तो आपने बताया बुक फर्स्ट टर्म था। फिर मैं आपसे पूछूंगी बुक के बाद में कौन सा टर्म था, तो आपको मुझे कुक ही बताना है, आप मुझे बीच में से कोई भी वर्ड्स नहीं बता सकते, आप मुझे कुक ही बताओगे। फिर कुक के बाद में कौन सा टर्म था, तो पेन था, पेन के बाद में कौन सा था, तो वैन था। तो इस तरीके से जब आप जिस ऑर्डर में सारे टर्म्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में अगर आप याद करते हो, उसी ऑर्डर में आपको लर्निंग होती है, तो उसको सीरियल लर्निंग कहा जाता है। फ्री रिकॉल ये होता है कि जैसे मान लो सेम लिस्ट थी, आपको मैंने बोला कि आपको ये पूरी लिस्ट जो है याद करनी है और आपने इस पूरी लिस्ट को अच्छे से याद कर लिया। अब इसके बाद में मैं जब आपसे टर्म्स पूछूंगी, ठीक है, तो आपको मुझे इस लिस्ट में से टर्म्स बताने। जैसे मान लो जैसे मैंने लिस्ट आपसे पूछी तो आपको सबसे पहले याद रहा डॉग, कैट, बुक, हुक, ये वाले टर्म्स आपको याद रहे। बाकी टर्म्स को रिकॉल करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मे बी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लग रहे थे, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लग रहा था, उसको फ्री रिकॉल कहा जाता है कि आप फ्रीली जो भी आपने याद किया आप उसको रिकॉल कर सकते हो। और इसी की स्टडी के अंदर सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि जो स्टार्टिंग के टर्म्स होते हैं और जो एंड के टर्म्स होते हैं वो सबसे ज्यादा याद रहते हैं। मिडिल के टर्म को याद करने में थोड़ा सा हमको टाइम लगता है। क्लियर है? तो ये होता है फ्री रिकॉल। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग के अंदर ये कहा जा रहा है कि जब आपको ऐसा कहा जाता है कि आप फ्री रिकॉल कर सकते हो एंड सीरियल लर्निंग इज मतलब उतनी ज्यादा अलाउड नहीं है, तब ऑर्गेनाइजेशनल वे में लर्निंग होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आपके अंदर होती है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग कैसे होती है इस एक चीज को हम समझेंगे, ठीक है। यहां तक जितना समझा आई होप सो उतने में कोई डाउट नहीं होगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी जो भी हमने यहां तक अभी डिस्कस किया है। बताओ जल्दी से, सारा कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इतने में? So, it implies that in free recall, participants recall the words not in their order of presentation, but in a new order or sequence. Bosfield first demonstrated this experimentally. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्री रिकॉल में क्या होता है, हमको एक ऑर्डर में नहीं बताना है बल्कि आप फ्रीली वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हो और इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वे में लर्निंग होती है। ये चीज कैसे होती है इसको एक्सप्लेन किया है बॉसफील्ड ने, ठीक है। जो बॉसफील्ड है उन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली इस एक चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्निंग होती है। तो उन्होंने क्या करा, he made a list of 60 words that consisted of 15 words drawn from each 4 semantic categories, that is names, animals, professions and vegetables. बोसफील्ड ने क्या किया, बोसफील्ड ने 60 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई। उस 60 वर्ड्स की लिस्ट में 4 कैटेगरीज रखी। कैटेगरीज में कौन कौन थे? नेम्स, एनिमल्स, प्रोफेशंस और वेजिटेबल्स, ठीक है। इस तरह से 4 कैटेगरीज बनाई और उसमें 15 वर्ड्स को डिवाइड किया। तो 15 अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो 60 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, 4 कैटेगरीज बनाई। उन 4 कैटेगरीज में कुछ नेम्स रखे, कुछ एनिमल्स के नेम्स रखे। एंड नेम्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राहुल, सीमा, विपिन, मिश्रा एक्सेट्रा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में क्या करा, कुछ एनिमल्स के नेम रखे लाइक डॉग, कैट, पिजन एक्सेट्रा। कुछ प्रोफेशंस के नाम रखे जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, आपका लॉयर हो गया, ये सारे। और कुछ वेजिटेबल्स के नाम रखे जैसे कैबेज हो गया, लेडी फिंगर एक्सेट्रा। तो ऐसे करके उन्होंने 60 वर्ड्स लिए और 4 कैटेगरीज उनकी बना ली। तो इस तरीके से 15 वर्ड्स हर एक कैटेगरी के अंदर थे। Now, these words were presented to participants one by one in random order. अब इसमें क्या किया जाता था कि उनके सामने जो वर्ड्स प्रेजेंट किए जाते थे वो रैंडम ऑर्डर में होते थे। मतलब जैसे उन्होंने क्या किया, यहीं पर समझते हैं, ठीक है। उन्होंने 60 वर्ड्स लिए और 60 वर्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 15 वर्ड्स इन ईच। इसमें हो गए आपके नेम्स, इसमें हो गए आपके एनिमल्स, ओके, यहाँ हो गए प्रोफेशन और यहाँ हो गए वेजिटेबल्स, ठीक है।
अब नेम्स में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपन कौन कौन से नेम्स ले लेते हैं, अभी इसको ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को हटा देते हैं। ओके 15 नेम्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरा नाम हो गया, और भी ऐसे अपन 5-6 नाम ले लेते हैं, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, ऐसे कुछ नाम थे, ठीक है। 15 वर्ड्स थे। एनिमल्स में हमने ले लिए, डॉग ले लिया, कैट, टाइगर, और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, ऐसे एकदम से याद नहीं आते ना, बट ठीक है। फिर बर्ड्स वगैरह के और भी ऐसे ढेर सारे हमने नेम्स ले लिए, बर्ड्स के नहीं आएंगे मतलब, बट हमने नेम्स ले लिए। प्रोफेशन में हमने ले लिया, टीचर ले लिया हमने, यहाँ पर लॉयर ले लिया, देन डॉक्टर ले लिए, इस तरह से हमने प्रोफेशन ले लिए। वेजिटेबल्स में हमने ले लिए, जैसे स्पिनच हमने ले ली, ओके। फिर कैबेज हो गई, इसके अलावा आपकी लेडी फिंगर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हमने 15 नेम्स ले लिए। अब वैसे तो ये कैटेगरीज वाइज हैं, बट जब हमने इन वर्ड्स को प्रेजेंट किया एक्सपेरिमेंट में, जो हमारे पास में ग्रुप था, जब उनको हमने ये वर्ड्स प्रेजेंट करे, तो हमने ये पूरे 60 वर्ड्स को मिक्स करके प्रेजेंट करा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कैसे नेम्स आ रहे हैं, सलोनी, फिर टाइगर और लॉयर, स्पिनच, देन इसके बाद में ये 2-4 नाम, स्नेहा, विकास, देन डॉग, देन टीचर, फिर उसके बाद में डॉक्टर, ऐसे बिल्कुल हम मिक्स नेम्स यूज कर रहे हैं, ओके। हमने रैंडमली उनके सामने वर्ड्स को दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या एक चीज निकल के मतलब हमको सामने दिखती है कि जब हमने ये पूरी 60 वर्ड्स की लिस्ट प्रेजेंट करी, तो उस लिस्ट को जब हमने फ्री रिकॉल करने के लिए कहा, तो हमने ये एक चीज देखी कि जो नेम्स थे उसको सबको एक ही बार में रिकॉल किया गया, जितने भी नेम्स थे उनको एक बार में रिकॉल किया गया। एनिमल्स के नेम्स को पूरे एक साथ में रिकॉल किया गया, प्रोफेशन के जितने भी सारे नेम्स थे उनको एक साथ में रिकॉल किया गया, और साथ ही साथ में वेजिटेबल्स के जितने नेम्स थे उनको एक साथ में रिकॉल किया गया। मतलब कि जैसे मान लो अगर मैं आपको इस तरीके के टर्म्स दे देती हूँ, तो आप भी उसको क्या करोगे, आप जनरली देखोगे अच्छा ये सारे एनिमल्स कौन कौन से नाम है, तो ये एक कैटेगरी में जो है हमने कर लिया। तो जनरली ये एक चीज होती है कि अगर मान लो मैं इसमें सीरियल लर्निंग करने को बोल देती, जस्ट सपोज मैं इसमें सीरियल लर्निंग करने को बोल देती, तो एक के बाद जो जैसे टर्म्स दिए होते थे वैसे ही हमको याद करने पड़ते, और उसको याद करने में, उसको लर्न करने में शायद ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन जब हमने फ्री रिकॉल किया तो इसमें हमने देखा कि कैटेगरीज में जो है वर्ड्स को या टर्म्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, और उसको डिवाइड करने के बाद में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्निंग होती हुई हमको दिख रही है। इसीलिए फ्री रिकॉल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग या ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। क्लियर है? अब आया समझ में कि हम क्यों बोल रहे हैं कि जो फ्री रिकॉल मेथड है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है वो पॉसिबल है, वो एक चीज हो सकती है। क्लियर आया यहाँ तक समझ में? इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है वो कैसे होती है। तो ये था बोसफील्ड का एक्सपेरिमेंट, और इस तरह की लर्निंग को जो होती है, जो कैटेगरीज वाइज होती है, उसको उन्होंने कहा कैटेगरी क्लस्टरिंग। Okay, he called it category clustering. It is worth noting that though the words were presented randomly, the participant organized them category wise in recall. तो ये एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने तो उनको वर्ड्स रैंडमली दिए थे, लेकिन उन्होंने उसकी कैटेगरीज बना ली, और कैटेगरी करने के बाद में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो वर्ड्स जो हैं उन्होंने रिकॉल किए। तो यहाँ पर कैटेगरी क्लस्टरिंग हो रही है क्योंकि लिस्ट का नेचर कुछ उसी तरीके का है। It has also been demonstrated that free recall is always organized subjectively. अब इसके अंदर एक और चीज है, that is subjective organization. ये तो हमने कहा कि एक organized way में learning यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में इसी के अंदर जब आप कैटेगरी क्लस्टरिंग करते हो, तो उसी के अंदर रिकॉल जब आप करते हो, फ्री रिकॉल जब आप करते हो सॉरी, तो उसी के अंदर सब्जेक्टिव हम चीजों को रिकॉल करते हैं या सब्जेक्टिवली हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन शोज दैट पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइज वर्ड्स और आइटम्स इन देयर इंडिविजुअल वेज एंड रिकॉल अकॉर्डिंगली। तो हमने क्या किया, सब्जेक्टिव वाइज चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, और फिर उसके बाद में हमने उसको रिकॉल करना स्टार्ट किया। तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के साथ साथ सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। क्लियर? ये भी आए यहाँ पर समझ में। नाउ
Verbal learning is usually intentional, but a person may learn some features of the words unintentionally or incidentally. अब इसके अंदर एक और चीज कही जाती है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल या सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के बारे में बात करी, हमने टोटल टाइम प्रिंसिपल क्या होता है इसकी हमने बात करी, कितने सारे जो है मतलब आपको किस तरीके से सारे मीनिंगफुलनेस मटेरियल का है या नहीं है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो वर्बल लर्निंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। इसी के साथ में टोटल टाइम प्रिंसिपल डिस्कस किया और सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। अब जो नेक्स्ट चीज कही जा रही है वर्बल लर्निंग के अंदर वो ये है कि वर्बल लर्निंग इंटेंशनल होती है, वर्बल लर्निंग इंटेंशनल होती है, लेकिन कभी कभी लर्निंग जो है वो अनइंटेंशनली या इंसिडेंटली भी हो जाती है। इंटेंशनल का मतलब क्या है कि जैसे हमने जो जो आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए थे, आपको उन सारी चीज़ों को याद करना है, तो आपको पता है कि मुझे किन चीज़ों को जो है पढ़ना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ों को लर्न करना है, तो आपकी लर्निंग जो है वो इंटेंशनली हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लर्निंग जो है वो इंसिडेंटली भी हो जाती है। कैसे? In this kind of learning, participants notice features such as whether two or more words rhyme, start with identical letters, have same vowels, etc. तो ऐसे में verbal learning आपकी accidentally हो जाती है। जैसे for example मान लो कि मैंने आपको दो टर्म्स दिए, मैंने आपको टर्म्स दिए बुक, कुक, ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको और टर्म्स दिए, मैंने आपको टर्म्स दिया पेन, वेन, या वेन भी रिलेटेड ही होगा, या VAN वाला वैन आप ले लो वो भी रिलेटेड होगा, या ये दो टर्म्स ले लो पेन, वेन, ओके, ये दो टर्म्स हो गए। तो ये कैसे टर्म्स हैं? ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसके अलावा जस्ट सपोज मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जो सेम लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं या जिनमें लेटर जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म दे दिया जो S से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट सपोज मेरी नाम मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और जस्ट सपोज मैंने आपको ये एक और टर्म दे दिया, ओके, दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ऐसे टर्म जो होते हैं ना वो हमको जल्दी याद हो जाते हैं, भले हम उसमें मतलब भले ही हम इन टर्म्स को याद नहीं करना चाहते। हो सकता है मैंने आपसे कहा है कि जस्ट आपको फर्स्ट वर्ड्स को ही याद करना है, आपको सिर्फ कौन कौन से टर्म्स याद करने हैं, आपको ये टर्म याद करना है, ये टर्म याद करना है, ये टर्म याद करना है। बट क्या होता है कि जब आप इन्हें पढ़ोगे तो ये क्या हो रहे हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत जल्दी हमारी नजर में आ जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम इनको रिकॉल भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये टर्म्स आपसे एक्सीडेंटली भी मतलब आप कभी कभी कुछ चीजों को लर्न कर लेते हो। तो इसीलिए जो वर्बल लर्निंग होती है वो इंटेंशनल तो होती ही है और साथ साथ में एक्सीडेंटल भी होती है, इंटेंशनल भी होती है प्लस एक्सीडेंटल भी होती है। क्लियर है? आया ये भी यहां तक समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, जिसके अंदर इन सभी फैक्टर्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि वर्बल लर्निंग कैसे होती है और वर्बल लर्निंग के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्बल लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर? आया ये भी यहाँ तक समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्बल लर्निंग। आई होप सो सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और जितने भी कंसेप्ट हमने इसके अंदर डिस्कस किए वो भी समझ में आ गए होंगे। जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे जो जो हमने पढ़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज वर्बल लर्निंग, सो इट इज रिलेटेड टू लर्निंग इन ह्यूमन बींग्स, जहां पर लर्निंग ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रही होती है और यहाँ पर आप बोल के चीजों को लर्न कर रहे होते हो। इसमें 3 मेथड्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं? 3 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वर्बल लर्निंग की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। Second is your serial learning, second is serial learning, and third is free recall, free recall। क्लियर है? इस तरीके से जो है 3 मेथड्स होती हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस की। इसके अलावा हमने ये देखा कि अब लर्निंग तो हो गई, अब लर्निंग के बाद में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करा? मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। तो मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल के अंदर हमने वो जो चार्ट बनाई थी आपको उसको ध्यान रखना है। उसके अंदर हमने क्या सारे पॉइंट्स नोट किए थे, देखो यहाँ पर कहाँ है आपकी चार्ट। सो ये
मीनिंगफुलनेस में सीक्वेंस में एक ऑर्डर होना चाहिए तो लर्निंग ज़्यादा जल्दी होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, अगर उन टर्म्स को हमने ज़्यादा यूज़ किया है, बार बार यूज़ किया है, तो हमको वो जल्दी याद हो जाएंगे। रिलेशंस होना चाहिए वर्ड्स के बीच में, हम उन वर्ड्स से फैमिलियर हैं तो लर्निंग ज़्यादा होगी। इसके अपोजिट होता है तो लर्निंग करने में हमको टाइम लगता है। वर्ड्स या जो लिस्ट हमको दी गई है अगर वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और उसके साथ में टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट मिला है तो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और नंबर ऑफ एसोसिएशंस, आप जितना ज़्यादा टर्म्स के साथ में एसोसिएट कर पाओगे या आप खुद जितना ज़्यादा उन वर्ड्स के साथ में एसोसिएट कर पाओगे उतनी जल्दी लर्निंग जो है आपको होने वाली है। तो वो सारे कंसेप्ट हमने मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल के अंदर डिस्कस किए। देन इसके बाद में हमने क्या एक चीज़ देखी, टाइम प्रिंसिपल या टाइम क्या बोलते हैं उसको, क्या एक चीज डिस्कस करी थी हमने, आपका टोटल टाइम प्रिंसिपल, ठीक है। और इसी के साथ में एक और चीज डिस्कस करी थी कि जितना ज्यादा आप टाइम लेते हो लर्न करने में उतनी स्ट्रांग लर्निंग होती है। तो टाइम टेकन या मोर टाइम टेकन इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर लर्निंग, इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर लर्निंग। और इसी एक प्रोसेस से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है दैट इज नोन एज टोटल टाइम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम इसको, टोटल टाइम प्रिंसिपल। क्लियर है। इसके अलावा हमने क्या सारे फैक्टर्स या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए, तो इसके बाद में हमने देखी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। और इस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है उसके लिए कौन सी मेथड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सो दैट इज फ्री रिकॉल मेथड। कौन सी मेथड, फ्री रिकॉल मेथड। और इसी में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी किया करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या एक चीज हमने डिस्कस करी लास्ट में, सो दैट वाज दी कि वर्बल लर्निंग इज इंटेंशनल एज वेल एज एक्सीडेंटल, इंटेंशनल एज वेल एज एक्सीडेंटल। क्लियर है। तो ये आपके नोट्स भी बन गए और ये आपका पूरा जो भी हमने मतलब इस चैप्टर में वर्बल लर्निंग के अंदर पढ़ा है वो ये आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फटाफट सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, अब इतना जो सारा कुछ मैंने आपको वर्बल लर्निंग के अंदर पढ़ाया है, बताया है, और साथ ही साथ में हमने बोसफील्ड का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है। साथ ही साथ में हमने एक और चीज़ पढ़ी है, उसको नोट करना ना भूलें, दैट इज बोसफील्ड एक्सपेरिमेंट। बोसफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को भी ध्यान रखना कि कहां पर कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के अंदर आपने बोसफील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो ये सारी चीजों को एक बार अपनी बुक में से रीड आउट कर लो। रीड कर लोगे तो अगर और भी कोई डाउट आ रहा है या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा टॉपिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी विदाउट एनी डाउट। तो स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी चीज आप मुझसे शेयर करना चाहते हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलेंगे रिलेटेड टू योर लर्निंग। सो तब तक के लिए इतना सारा कुछ अच्छे से पढ़ो एंड टेक केयर। बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको बस जाना है गूगल पे और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना, उस कोर्स से, उस क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, सॉरी जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ।
उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक करोगे ये आगे सारे सब टॉपिक्स। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये वीडियो ओपन। अब बढ़िया से यहाँ पर सारे कंसेप्ट्स को देखो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स के साथ में, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको यहाँ किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी कोर्स के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई कूपन खरीदने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।